हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्यारे से परिवार ऑफिशियल वीआईपी क्लासेस में। दोस्तों, आज की हमारी ये सीरीज तिरंगा सीरीज में हमने ऐड कर दिया है कक्षा 10 के जितने भी विद्यार्थी 2023 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, उन सभी विद्यार्थियों के डर को समाप्त करने के लिए हम साइंस यानी कि विज्ञान की एक बेहतरीन सीरीज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जिसमें हम शुरुआत कर रहे हैं अपने बहुविकल्प प्रश्नों से। यानी कि हम कहें तो यहां पर हम आपको कराने वाले हैं जो आपके खुद के एग्जाम में 20 मार्क्स के आने वाले हैं, एमसीक्यूज बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है बच्चों, तो उनको हम यहां पर सोल्व कराएंगे और 1 बाय 1 क्वेश्चन को मैं यहां पर क्लियर करूंगा। एकदम आपको बेहतरीन तरीके से एक एक टॉपिक कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी आज से सीरीज स्टार्ट हो गई है और आप मुझसे प्रॉमिस करेंगे कि ये सीरीज आप बिल्कुल भी बीच में नहीं छोड़ेंगे, चाहे इसमें कितनी भी वीडियोस में बनाऊं। ठीक है, चलें तो कोशिश करेंगे हर चैप्टर के कम से कम आपको 25 से 30 एमसीक्यू प्रश्न हम यहां पर कराएंगे। ठीक है बेटा जी, बाय ऑप्शन भी आपको दिखाएंगे। बाकी आपको ये भी समझना है इन क्वेश्चंस को करने के साथ साथ कि आपके एग्जाम्स में जो एमसीक्यूज बन रहे हैं, जैसे कि बात करें 3 पोर्शन आपके इसमें आ जाते हैं, भौतिक यानी कि फिजिक्स, रसायन यानी कि केमिस्ट्री और जीव यानी कि बायो। तो जैसा कि हमने सैंपल पेपर हमको यूपी बोर्ड ने दिया है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो फिजिक्स में से 7 प्रश्न, केमिस्ट्री में से 6 प्रश्न और बायो यानी कि जीव जगत में से आपके कितने प्रश्न मिलते हैं? 7 प्रश्न मिलते हैं। तो सब टोटल मिलके हो जाते हैं 20। तो बेटा जी, अगर आप इन प्रश्नों को भी कंप्लीट कर लेते हैं जितने मैं आपको कराऊंगा, तो याद रखना यहां से बाहर कुछ नहीं आने वाला आपके खुद के एग्जाम में। ठीक है बेटा जी, तो स्टार्ट करते हैं आज की शुरुआत लेकर प्रभु का नाम। ठीक है, चलें जी देखें जरा, इसमें चैप्टर वाइज मैं आपको करूंगा। जैसे फिजिक्स की अगर हम बात करें, जिसको हम आज लेकर के चल रहे हैं यहां से, तो वहां पर पहला चैप्टर हम लोगों का मिल जाता है। देखें, बात करते हैं परावर्तन तथा अपवर्तन। तो इसके रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज होंगे, आशा है आपने इसकी थोड़ी बहुत अच्छे से तैयार की होगी, पढ़ी होगी अपने अध्यापकों द्वारा। अब उसको मैं और डिटेल में लेकर के जाने वाला हूं, तो बने रहिए मेरे साथ अपने इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। ठीक, चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 1 की अगर मैं बात करता हूं बेटा जी, देखें तो हम ध्यान से एक एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा और 1 बाय 1 से आप इसको सोल्व करते हुए चले जाएंगे। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? चलिए बेटा जी, देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 1 की अगर मैं बात करता हूं, देखिए मैं सोल्व भी कराता हुआ लेकर चलूंगा, बिल्कुल भी घबराने वाली कोई बात नहीं है। देखिए जरा प्रश्न नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, यानी जिसको आप प्रयोग में नहीं ला सकते हैं लेंस बनाने के लिए। ठीक है बेटा जी, तो देखिए जरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ऑप्शन ए दिया गया है जल। देखो, अब एग्जाम में कई बार होता है आपको आंसर पता होता है, लेकिन फिर भी आपको ऑप्शन बहुत अच्छे से बिल्कुल आपको माइंड को एक जगह एकाग्र करते हुए सारे के सारे ऑप्शन जरूर पढ़ने हैं। मैं कक्षा 10 के विद्यार्थियों को सभी को कहना चाहता हूं कि ये 20 नंबर मुफ्त के मिलने वाले हैं। समझ में आ रही है बात या नहीं? बस थोड़ी सी आप इन पर कमांड कस ले तो 20 में से 19 भी आपके नहीं आएंगे, 20 ही लेकर के आ पाएंगे। देखिए जरा क्या बोला गया, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया जल, सेकंड कांच, थर्ड प्लास्टिक और फोर्थ दिया गया मिट्टी। देखो, जल, कांच और प्लास्टिक, प्लास्टिक यानी कि फाइबर आप इसको बोल सकते हैं, जिनके चश्मे भी आजकल बाजारों में ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो इन तीनों से बेटा जी क्या कर सकते हैं? अब इन तीनों से आप, उन्होंने बोला लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता, तो मिट्टी को आप किसी भी यूज में नहीं ला सकते हैं। मिट्टी गीली हो, सूखी हो, नमी वाली हो, बिना नमी, किसी भी तरीके की मिट्टी से आप चश्मे नहीं बना सकते हैं। तो यानी कहने का मतलब यह है कि डी इसका आंसर हो जाता है यहां से मिट्टी। नहीं पूछा है, ये याद रखना आप। ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया बेटा जी, किसी बिंब, बिंब का मतलब प्रतिबिंब से होता है, इमेज यानी कि, है ना, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, 2020 में आया हुआ सवाल है। प्रतिबिंब का अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आभासी, सीधा और प्रतिबिंब से बड़ा पाया गया। ठीक है, तो बताइए वस्तु की स्थिति कहां होनी चाहिए? क्या पूछा गया इसमें? हाँ ठीक है, अवतल दर्पण है। सबसे पहले जब भी आपको सामने क्वेश्चन आए तो आपको ये डिसाइड करना है कि दर्पण कौन सा है, और फिर उसके 6, जैसे अवतल दर्पण दिया है तो अवतल दर्पण के 6 केस हमने आप लोगों ने पढ़े होंगे, है ना, जिनमें से 2-3 में क्या होता है,
प्रतिबिंब छोटा बनता है और बाकी के 3 में प्रतिबिंब एनलार्ज यानी कि बड़ा बनता है। तो इसमें बोला गया है कि अवतल दर्पण में वस्तु को कैसी जगह रखें कि उसका प्रतिबिंब कैसा बने, आभासी। आभासी का मतलब क्या होता है, देखो मैं आपको बता देता हूं, ये हमारी मुख्य अक्ष होती है और आभासी का मतलब होता है कि प्रतिबिंब कहां पर बने, लाइन के ऊपर बने। जब जब प्रतिबिंब आभासी बनता है, बेटा जी फिर ध्यान रखेंगे आप, मैं के क्वेश्चन बड़ा डीप में लेके जाने वाला हूं। जब जब प्रतिबिंब आभासी बनता है तब तब प्रतिबिंब बड़ा सीधा बनता है। प्रतिबिंब के आभासी बनने का मतलब है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इस लाइन के अगर ऊपर बना हुआ, आप ऐसा समझ लें कि ये तो है हेड और ये है टेल, ये सीधा हो गया और ये नीचे बन गया, तो हेड नीचे हो गया, इसका मतलब ये कैसा हो गया, उल्टा हो गया। समझ में आई बात, ये वाला वास्तविक होता है ना, लेकिन अगर आभासी की बात आएगी तो सीधा होगा। क्लियर है। अब इसमें पूछा गया कि बताइए वस्तु को आप कहां रखेंगे कि प्रतिबिंब आपका कैसा बने, आभासी सीधा, और प्रतिबिंब से क्या बने, बिंब का बिंब से बड़ा पाया गया। ठीक है, बिंब, अच्छा मैंने यहां पर थोड़ा सा आपको गलत बता दिया, बिंब का मतलब यहां पर वस्तु से है। समझ में आ गई बात, प्रतिबिंब यानी प्रति बनना, प्रति का मतलब छाया बन जाना। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखो क्या बताया गया, वस्तु की स्थिति कहां होनी चाहिए, वस्तु किस जगह रखी जानी है, आपको ये बताना है। देखो बेटा जी, देखो 4 ऑप्शन है आपके पास, चारों को बहुत अच्छे से पहले स्टडी करेंगे। अगर मैं बात करूं मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, देखो पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, बिल्कुल नहीं बनेगा। वक्रता केंद्र पर तो वस्तु समान आकार की बनती है और वक्रता केंद्र पर ही इमेज बनता है, लेकिन यहां पर इमेज कहां पर बनाना है, आभासी बनाना है, सीधा बनाना है, वक्रता केंद्र से परे और दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच। हाँ, अब देखो यहां पर एक बात याद रखना कि दर्पण का जो ध्रुव होगा, मैंने क्या बताया आपको, देखो जो ये दर्पण आप बनाते थे, अवतल दर्पण, ये पोल हो गया, ये एफ हो गया और ये सी हो गया, और बहुत दूर होता था अनंत। समझ में आई बात या नहीं, यानी अगर आपको प्रतिबिंब कैसा बनाना है देखना जरा। अब याद रखना यहां पर दर्पण का ध्रुव कहां है, ये रहा, और फोकस कहां है, ये रहा। इन दोनों के बीच में अगर आप वस्तु रखते हैं, बिंब रखते हैं अपना, या फिर इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट अगर आप रखते हैं यहां पर, तो याद रखना उसका जो प्रतिबिंब यहां पर कैसे बनता है, देखो एक जैसी देखा जाती है, बोलो समांतर होकर जाती है, और समांतर होने जाने वाली कहां से जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी, और दूसरी कहां से जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी। भाई यही तो तरीका है, और आगे तो कहीं पर मिलने वाली नहीं है, तो इनको पीछे बढ़ाना पड़ेगा। और जहां पर भी आपस में टकराएंगी वहां पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो ए बी का प्रतिबिंब बन जाएगा ए डैश बी डैश। कैसा है ये बताना जरा, बिल्कुल जैसा कि आपका ऑप्शन नंबर दिखा रखा है, कौन सा बता रखा है, जो उसने बता रखा है, आभासी, सीधा और प्रतिबिंब और वस्तु से बड़ा, यानी कि डी आपका ऑप्शन हो जाता है। डी यहां से आपका ऑप्शन हो जाता है, वस्तु कहां रखनी है, ध्रुव के और मुख्य फोकस के बीच में। क्लियर है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखें जरा, क्वेश्चन नंबर सी। क्या बोला गया, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवत है, आपको ये बताना है कि जो दर्पण और लेंस यूज किया गया है वो कौन सा है, अवतल है या उत्तल है, या दोनों अवतल है या दोनों उत्तल है। तो एनसीईआरटी 2020 एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी और 2020 में एग्जाम में आया भी है ना। मैं सैंपल के क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, ईयर वाइज भी कराऊंगा, 2020 में जितने सेट आए हैं तो वहां पर भी आपको ये कंप्लीट हो जाएगा। तो देखना बेटा जी, अगर इसका मैं करूं तो क्या होगा, भाई फोकस दूरी कैसी दे रखी है, दोनों की -15 दे रखी है, यानी कहने का मतलब यह फोकस दूरी माइनस ऋणात्मक किसकी होती है, अवतल की होती है। तो सीधी सी बात बन जाती है, यहां पर कौन सा दर्पण यूज होगा, अवतल दर्पण यूज होगा बेटा जी। तो ऑप्शन क्या हो जाता है यहां पर, ए एकदम क्लियर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं, देखिए जरा 4 में क्या बोला गया, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। आपको समझ में आ रही है बात, क्या बोला गया, फिर दोबारा सुनो, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा जी। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हुए हो, आप दर्पण से कितनी दूरी, पास हो, दूर हो, बहुत दूर हो, लेकिन आपका प्रतिबिंब सदैव कैसा बन रहा है, सीधा प्रतीत हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि सीधा बन रहा है ना। तो संभवतः है दर्पण जो है आपका वो होगा, देखो याद रखना,
अक्सर समतल दर्पण में ऐसी चीजें होती हैं कि प्रतिबिंब पर बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है आपके आगे या पीछे जाने से। समझ में आ गई बात या नहीं? ठीक है, समझ में आई बात या नहीं? तो यानी कहने का मतलब ये है कि यहां पर क्या आंसर हो सकता है इसका? अच्छा, ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, या तो समतल अथवा उत्तल, या तो दोनों पृष्ठ समतल। हाँ, ये डी वाला सही है, करेक्ट है यहाँ पर, कि या तो दोनों के दोनों पृष्ठ समतल हो या दोनों के दोनों पृष्ठ उत्तल हो, तब ये काम यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। क्या बोला गया? 6 में है, अब 5 में है। नंबर 5 पर आ जाते हैं। देखिए क्या बोला गया क्वेश्चन में, किसी शब्दकोश यानी डिक्शनरी में पाए जाने गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? देखो, छोटी चीज है डिक्शनरी में लिखी हुई और उसको बड़ा देखना है, तो यहां से एक बात याद रखना कि छोटी चीज को जब बड़ा देखना होता है तो याद रखना बड़ी फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग करते हैं। मैंने क्या कहा, मेरी बात पर ध्यान देना। जरूरी नहीं एग्जाम में डिक्शनरी ही नाम आए। जब भी छोटी चीज हो और आपको उसको देखना हो, अब आपको अच्छे से देखना हो तो क्या कैसा करना पड़ेगा, उस छोटे से ऑब्जेक्ट को बड़ा दिखाना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? और ये काम कौन करेगा? ज्यादा फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारी ज्यादा फोकस दूरी ए और बी में है 50-50, लेकिन कौन सा वाला आएगा? उत्तल वाला आएगा। ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट आ जाएगा। याद रखना, उत्तल लेंस। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। देखें जी क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 6 में, एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब। फिर दोबारा सुन लें, अब लेंस आ गया। मैंने बताया था दर्पण की अगर हम बात करें तो अवतल दर्पण से 6 प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं और उत्तल से केवल 1 या 2 प्रकार का बन सकता है। लेकिन अगर हम लेंस में आते हैं बेटा जी, तो यही कंडीशन उल्टी हो जाती है। उत्तल लेंस से अगर आप प्रतिबिंब बनाएंगे तो 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन अगर अवतल लेंस से आप प्रतिबिंब बनाएंगे तो 1 या 2 प्रकार का प्रतिबिंब आपको देखने को मिलेगा। समझ में आगे बात? ऐसे इनके फॉर्मूले में भी चेंजेस होते हैं। ठीक है, चलें तो देखिए, अगर मैं देखूं क्या बताया, अवतल लेंस द्वारा, तो अवतल लेंस द्वारा याद रखना बेटा जी, केवल प्रतिबिंब 2 ही प्रकार का, 1 ही प्रकार का बनेगा, आभासी बनेगा। फिर दोबारा सुन लेना, आभासी, और आभासी है तो सीधा बनेगा और छोटा बनेगा। यानी इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाता है सी। लिख लेना इसको, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। क्लियर है? नंबर 7 पर आ जाते हैं। देखिए ना, 7वें में क्या बोला गया, 2 माध्यमों के सीमा पृष्ठों पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण बताइए। यानी कहने का मतलब ये, अगर 2 माध्यम है अलग अलग, एक माध्यम अलग N1 है, एक माध्यम N2 है, ये लंब हो गया, अभिलंब जिसको हम बोलते हैं। अब अक्सर क्या होता था, किरण आती थी टकरा के इधर चली जाती थी, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, उसने कहा किरण जो आई है वो कैसे आई है, लंबवत आई है। तो भैया लंबवत तो सीधी चली जाएगी, एंगल कितना बनेगा, थीटा बराबर 0 डिग्री बनेगा। ठीक है, अब आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपना आंसर बता सकते हैं, कितना बन जाएगा, 0 डिग्री। ये आंसर इसका सही है। क्वेश्चन आया हुआ है भैया, ध्यान रखना, क्वेश्चन को पूछ ले जाता है, ऐसा क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, इसको आप अच्छे से याद रखना। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? किसी का कोई क्वेश्चन छूट गया हो तो उसको दोबारा देख लेंगे हम वीडियो को रिकैप करके। ठीक है, चलिए 7 पर, अब 8 पर आ जाते हैं। 8 में क्या बोला गया, देखिए जरा क्वेश्चन जल्दी से, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगे होता है, बिल्कुल सही है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ये भी करेक्ट है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, ये भी सही है। और अनुदैर्घ्य है तरंग, ये गलत है। तो डी वाला ऑप्शन इसमें गलत हो जाता है आपका। अनुदैर्घ्य नहीं है, याद रखना, अनुप्रस्थ है। ठीक, हमेशा याद रखेंगे आप, 2018 में पूछा गया था आखिरी बार। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की आकृति होती है। उत्तल दर्पण याद रखना, अवतल दर्पण से 6 इमेज बनेगी, लेकिन उत्तल से केवल 2 ही तरीके की बनेगी, और वो कौन सी होंगी, आभासी और सीधा। बी ऑप्शन हो जाता है सही। इमेज फॉर्मेशन जब आपने बनाया होगा तो वहां पर ये सारी चीजें आपको देखने को मिली हुई। नहीं पढ़ी है आपने, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब उससे पहले कुछ समझ में आया है या नहीं आया है, बेटा जी मैं आपको फिर एक बात बता रहा हूं कि अब से पहले आपने क्या पढ़ा है, कैसे अपने टाइम को वेस्ट किया है, कैसे यूटिलाइज किया, सब चीजों को भूल जाओ। सिर्फ अपने माइंड में एक ही लक्ष्य रखो, और वो लक्ष्य आप जानते हैं 95+। बस ये मुझको आपसे चाहिए।
इतना अगर आपने दे दिया ना तो समझ लेना मेरी गुरु दक्षिणा मुझको मिल गई आपके द्वारा। समझ में आ रही है इतनी बात या नहीं? तो इसी बात पर फोकस रखें बस। जो देखो विद्यार्थी जीवन में अगर मैं बात करूं तो विद्यार्थी स्टूडेंट लाइफ में ना हमको हमेशा प्रेजेंट में जीना चाहिए। मैं आपको कहूं ना तो हमने क्या पढ़ा था कल, कुछ बच्चे होते हैं कल बहुत ज्यादा पढ़ लिया था आज थोड़ा कम पढ़ेंगे, और कुछ क्या होते हैं आज कम पढ़ लिया कोई बात नहीं कल सुबह उठ जाएंगे 4 बजे से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। दोनों ही तरीके के बेकार होते हैं। आपने आज क्या पढ़ा उसको ध्यान रखो, बात खत्म, उसको भूल जाओ। अगले दिन जब स्टार्ट करोगे तो जरूर से स्टार्ट करना नई सिरे से कि आपने आज क्या पढ़ा और आज आपको क्या क्या पढ़ना है। इस बात पर फोकस रखें तो ज्यादा माइंड आपका काम करेगा। ठीक है, चलो जी मेरे नन्हे मुन्ने साथियों, अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखें जरा 10th क्वेश्चन में क्या बोला गया, वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है। भाई त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या की अगर मैं बात करूं तो मीटर में भी होती है, ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, सेंटीमीटर भी होती है, मिलीमीटर भी होती है, तो डी ऑप्शन हो जाता है। ये तो बहुत सिंपल है, सभी हो जाती है ये, है ना, सभी हो जाते हैं। नंबर 11 पर आ जाते हैं। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। क्या बोला गया? एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है? 12 सेंटीमीटर। तो इसकी फोकस दूरी बताइए। और देखो बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे इस तरीके के। एक फॉर्मूला याद कर लो आप लोग, F बराबर R/2। फोकस दूरी जो होती है वो याद रखना क्या होती है? त्रिज्या की आधी होती है, या इस बात को ऐसे कह सकते हैं आप R बराबर 2F। फोकस जो दूरी होती है उसका दुगुना क्या होता है? वक्रता त्रिज्या होती है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया बेटा जी, देखना जरा। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितनी है बोलो? 12 सेंटीमीटर। फोकस दूरी पूछिए तो 12 का आधा करेंगे तो 6 हो जाएगा, और इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाता है देखना जरा। इसके अकॉर्डिंग 6 यानी कि बी हो जाता है 6 सेंटीमीटर। आ रही है बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? चले बेटा जी आगे की बात को स्टार्ट करते हैं। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां नंबर में क्वेश्चन में पूछा गया है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 है। ये लो जी, वक्रता त्रिज्या 30 हो गई। अब फिर दोबारा क्या पूछा है? फोकस दूरी बताइए। तो फोकस दूरी जब बताएंगे तो 30 का क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, और 30 का आधा क्या बन जाएगा? 15 बन जाएगा, यानी कि बी आंसर हो जाता है। ठीक है जी, चलो जी इतनी बात क्लियर हो गई। क्वेश्चन नंबर चलते हैं आगे 13 पर। 30 ये सारे ऐसे हैं मेरे ख्याल से, चलो कोई बात नहीं। 13 में देखते हैं, अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। फिर दोबारा याद करो, अवतल दर्पण सबसे पहले वाला 6 पोजीशन बनती थी अलग अलग, लेकिन उनमें से 2 पोजीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती थी। मैंने आपको बताया बेटा जी, पहली पोजीशन कब थी? जब आपकी वस्तु ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हो? फोकस पर, वक्रता केंद्र पर रखा हुआ हो, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र पर ही सेम साइज का उल्टा बनेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट कब होती है? जब आपकी वस्तु कहां पर रखी होती है? फोकस पर रखी होती है। समझ में आई बात? फोकस पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा अनंत पर बनता है, और अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण में फोकस के ऊपर बनता है। केस नंबर 1 में जो पढ़ाया गया है। आ रही बात समझ में? सॉरी बात छोड़ दो, फिलहाल इस क्वेश्चन पर ध्यान रखें आप। क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 13 है, और 13 में क्या बोला गया है? अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, अनंत पर बनता है। भैया जी अभी मैंने बताया आपको अनंत पर, ये अनंत का ही साइन होता है। क्लियर है भाई? समझ में आ रहा है ना सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भी तरह की? क्लियर आ रही है समझ में बोर्ड पर? चलो बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाते हैं। देखें यार क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया? 14 को ध्यान से पढ़ेंगे। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण के उत्तल पृष्ठ की वक्र त्रिज्या, मैंने ये भी बताया आपको, क्या त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी की दुगनी होती है ना? तो फोकस दूरी 10 है, तो 10 दूनी कितना बन जाएगा? 20 बन जाएगा, और ऑप्शन हो जाता है इसका डी। आई बात समझ में नहीं? क्लियर इतनी बात? चलो जी क्वेश्चन नंबर इधर आ जाते हैं 15 के ऊपर। चलो जी क्या बोला गया 15 में? देखें जल्दी जरा। 15 क्वेश्चन में क्या बोला गया? एक अवतल दर्पण के, एक समतल दर्पण के सामने एक वस्तु से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु गई है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? फिर दोबारा सुनेंगे, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझेंगे। समतल दर्पण के क्वेश्चन आए हैं, समतल दर्पण से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपने पढ़े हैं सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एग्जाम में 100% चांस है समतल दर्पण के ऊपर प्रश्न जरूर आएगा, चाहे वो बहुविकल्प में आ जाए, चाहे वो अति लघु में आ जाए। ठीक है, इस बात को नोट कर लेना और अंगूठा मेरा लगवा लेना। ठीक, चलिए बेटा जी देखो जी क्वेश्चन कौन सा आ जाता है सामने।
हाँ, समतल दर्पण की हम बात कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 15 आ जाता है, और समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, यानी u बराबर 10 हो जाता है, माइनस का 10, और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी आपको बतानी है। क्या बताना है? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी आपको बतानी है। देखना जरा, अगर मैं बोलूं आपसे क्या, समतल दर्पण के लिए 1/f बराबर कितना होता है, इसको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। 1/v प्लस के 1/u। समतल दर्पण में फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत होती है, ये बात आप याद रखेंगे। 1/अनंत हो गया 1/v, और यहां से कितना हो जाएगा बोलो? 1/10 हो जाएगा। 1/अनंत तो 0 हो गया, यानी कि 1/v माइनस का 1/10। 1/v जब उधर चला गया तो 1/10 आ गया। v बराबर कितना हो गया बोलो? प्लस के 10 सेंटीमीटर हो गया। तो प्रतिबिंब कहां पर बना बताना जरा, बिल्कुल सेम वहीं पर बना कि नहीं बना? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर कौन सा सही हो जाता है? 10 सेंटीमीटर बी, 15वें का बी ऑप्शन यहां से हो जाता है। इसको आप कॉपी करना चाहे कॉपी कर लेंगे, इसको लिखना चाहे लिख सकते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी याद रखेंगे आप हमेशा, क्या होती है? अनंत होती है। क्लियर है? चलो जी, ये समझ में आ गया होगा। और 15 का हो जाता है आपका कौन सा क्वेश्चन? बी सही। ठीक है, 16 पर आ जाए, जल्दी से देखें यार। 16 में क्या बोला गया? एक समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। तो बिल्कुल बिल्कुल सही, मैंने अभी आपको बताया है। क्वेश्चन को हुए 2 मिनट भी यहां से नहीं हुए हैं। देखें जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 17, और 17 में क्या बोला गया है? किसी दर्पण की फोकस दूरी त्रिज्या के बीच संबंध बताइए, f बराबर r/2। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाता है। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। 18 पर आ जाते हैं। किसी अवतल दर्पण द्वारा, क्या पूछा गया? किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा अपवर्धित प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति बताइए। फिर दोबारा याद रखना, मैं फिर आपको बता रहा हूं। देखो जरा क्या बताया गया। अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनना है, सीधा बनना है, और आवर्धित प्रतिबिंब बनना है, यानी वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनना है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाता है? याद रखना, ध्रुव और फोकस के बीच में। याद रखना, ये अवतल दर्पण वाला केस है, ध्रुव और फोकस के बीच वाला। तो यहां से ऑप्शन आपका हो जाता है ए करेक्ट। क्लियर है अपनी बात? समझ में आ गई बात? ये सब इमेज फॉर्मेशन के ऊपर आप देख रहे हैं कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाते हैं। स्क्रीन पर देखें क्या बोला गया। 19 पर क्या बोला गया? देखो जी, किसी दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा व काल्पनिक बनता है। फिर दोबारा सुनेंगे। एक दर्पण है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु हमेशा हमेशा तो केवल एक ही बचा, उत्तल दर्पण। बी ऑप्शन हो जाता है उत्तल दर्पण, और वस्तु से छोटे में तो यही कामयाब है, क्योंकि इसके अंदर ही एक केस मिलता है, केवल एक या दो। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20, और 20 में क्या पूछा गया देखें जरा। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बताइए। क्लियर बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसको तो सोल्व ही करना पड़ेगा भाई। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी बोली है बताओ जरा। 20 सेंटीमीटर। आ रही है कि नहीं आ रही है बात समझ में? बताना जरा। इतनी बात क्लियर समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? और तो कुछ नहीं पूछा गया ना इसमें। चलो जी, अब आगे क्या बोला गया? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, ये तो बोला है ना। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी हो गई, और 20 सेंटीमीटर ही क्या हो गया? दूरी पर रखी वस्तु। समझ में आ गई बात? वस्तु का प्रतिबिंब बताइए, v बराबर क्या भाई? अगर मैं बोलूं 1/f बराबर क्या होता है? 1/v प्लस के 1/u। दर्पण की अगर मैं बात करूं तो यहां से कितना होता है? 1/20 बराबर 1 कितना बनेगा? v, और माइनस का 1/20। क्लियर है? v निकालना है, u का मान 20 रख दिया, इसको इधर ले जाओ तो 1/v बराबर कितना बनेगा? 1/20 प्लस 1/20, यानी कि 2/20, और इसको जब लेस करेंगे तो डिवाइड करके 1/10, और v इक्वल टू कितना आ जाएगा? प्लस के 10 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 20 का आंसर हो जाता है 10 सेंटीमीटर। क्लियर बात समझ में आई कि नहीं है? अच्छा, ये पूछा दर्पण। अब दो ऑप्शन इसमें दे दिया आपको, ए और बी। देखो कितना तेज है एग्जामिनर, दोनों ऑप्शन एक जैसे आपको पकड़ा दिए। 10 सेंटीमीटर दूर दर्पण के पीछे, और 10 सेंटीमीटर दूर दर्पण के आगे। तो दर्पण के पीछे ही बनेगा, सीधी सीधी बात ये, क्योंकि v कैसा है? पॉजिटिव है। अब जब v पॉजिटिव है तो इसका मतलब यह है आपतित किरण की दिशा में है कि नहीं है। तो यानी कहने का मतलब यह लेंस से आगे, सॉरी दर्पण से जब आप दर्पण बना देंगे
दर्पण से, उत्तल दर्पण से आगे प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर बात समझ में है कि नहीं? इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आगे। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 20 की बात करूं तो ए ऑप्शन हो जाता है यहां से सही। 21 की अगर मैं बात करूं, देखें जरा क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 21 में अगर मैं पूछूं आपसे, देखो जी क्या बोला गया क्वेश्चन में, निम्न में से दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। V मिनिमम बताना है आपको। प्रकाश की चाल V क्या होती है? मिनिमम होती है, ये आपको बताना है। क्लियर बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही भाई? यही तो है। और ऑप्शन में क्या क्या बोला गया? हीरा बोला गया है, हीरा बोला गया है, ठीक है। और क्या बोला गया है? जल में, कांच में या फिर केरोसिन में, ये आपको बताना है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? बताना जरा, देखो जल्दी से जरा क्या बोला गया। प्रकाश की चाल जो है वो न्यूनतम होती है। देखो अपवर्तनांक जिसमें सबसे ज्यादा होगा, चाल उसमें सबसे कम होगी। और अपवर्तनांक की बात करूं तो अधिकतम होता है हीरे के अंदर। समझ में आ रही है बात है? तो उसी के अंदर चाल कैसी होगी? न्यूनतम होगी। तो इसमें आ जाता है हीरा। ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है। और ये दोनों क्वेश्चन आपस में कनेक्टेड है, देखो मैं देख रहा हूं यहां पर। और क्वेश्चन नंबर 12 जो आपके 22 आपके सामने, देखो वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम परास है। ये अभी अभी मैंने आपको बताया क्या कि अधिकतम अपवर्तनांक हीरे में होता है, एन मैक्सिमम। ये हीरे का सवाल आता ही आता है, यानी कि डायमंड याद रखना हो, ठीक है। तो दोनों पॉइंट यहां से बात याद रखेंगे, V मिनिमम होता है और N मैक्सिमम होता है, और दोनों ही एक दूसरे की वजह का कारण है, ठीक। एक नंबर में पूछ लेता है कि कारण में बताइए। चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं। देखिए ना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या बोला गया, 23 किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? यानी जो ज्यादा से ज्यादा किरणों को बखेरे, तो समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण यानी या कि उत्तल लेंस। तो बताएं जल्दी जरा, किनको स्प्रेड करने का काम करता है? उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण ये काम करता है, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला गया 24 में, निर्वात में प्रकाश की चाल सीधा सीधा सबको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है ना। ऑप्शन लेकिन अच्छे से याद रखना, मीटर पर सेकंड है ना। 3 × 10⁸ तो एक ही है। चलो कई बार ये पावर में गड़बड़ी कर देते हैं। 26 पर आ जाए। 26 में क्या बोला गया जल्दी से, 25 में क्या बोला गया बेटा जी, देखें जरा। एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाश की किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक है। अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक है यदि प्रकाश की किरण, ये आपको बताना है कि यदि प्रकाश की किरण क्या हो, प्रकाश की किरण, हाँ अच्छा देखो एक बात सुनो ध्यान से, दोनों के दोनों माध्यम कैसे हैं, पारदर्शी हैं। दूसरी बात, प्रकाश की किरण में अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होता है। अपवर्तन कोण का मान यानी जैसे ये माध्यम बना हुआ है, तो ये तो हो गया आपतन कोण का मान, और उसने बोला अपवर्तन कोण का मान अधिक हो। अपवर्तन कोण का मान अधिक हो आपतन कोण की तुलना में। एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जा रहा है, दोनों पारदर्शी माध्यम में। समझ में आ रही है बात? तो यहां कहने का मतलब ये है, यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही हो, या फिर सघन तथा विरल माध्यम की संयुक्त सतह की दिशा में जा रही हो, ठीक है जी। और अगला बोला गया है क्या, दोनों माध्यम एक ही हो। यहां से आपका आंसर हो जाता है डी, कि दोनों माध्यमों में जो किरण है ना वो सेम होनी चाहिए। जो किरण ये है वही किरण बिल्कुल सेम हूबहू वही किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश करनी चाहिए, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात या नहीं? चलो जी, दोनों माध्यम एक ही हो। चलिए नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 26। अभी 26 वाला 12th में भी आया कई बार, ठीक है, इसको अच्छे से समझ लेंगे आप। देखो जी क्या बोला गया 26 में, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। देखो एक बात याद रखना, अपवर्तनांक होता है n, है ना, और जिसके सापेक्ष होता है इसका मतलब वहां से किरण आ रही है
और जिसका अपवर्तनांक है वहां किरण जा रही है। जैसे कि इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा क्या लिखा हुआ है, देखो कि वायु के सापेक्ष जल, यानी वायु से तो किरण चली है, जिससे चली है उसको आगे लिखेंगे एयर, और कहां पे आई है, वायु के सापेक्ष जल का, यानी W का अपवर्तनांक। जिसका अपवर्तनांक होता है वो हमेशा आगे लिखा जाता है। कितना है बेटा जी, 4/3 आगे बोला गया है। और वायु के सापेक्षी कांच का अपवर्तनांक कितना बताया गया, देखना जरा, 3/2। आगे बात समझ में, पूछा क्या उन्होंने, देखना जरा, पूछा क्या उन्होंने, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। समझ में आई बात या नहीं? अगर मैं आपसे बोलूं WNG बराबर, तो कितना बनेगा, देखना जरा, WNG बराबर क्या बनेगा, बोलो, ANG/ANW बनेगा कि नहीं बनेगा? ANG कितना है बोलो, ऊपर से 3/2 और नीचे कितना है, 4/3। जब आप इसको ऊपर करेंगे तो 3/2 ऐसे ही रहेगा, और 4/3 का बोलो क्या हो जाएगा ऊपर, 4/3 का 3/4। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? अरे आ रही है ना बात समझ में? ठीक है, तो इसको अगर आप कंप्लीट करेंगे तो कितना आएगा आंसर, देखना जरा भाई। इस क्वेश्चन को अगर आप सोल्व करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा। अब आपके ऑप्शन थोड़े से गड़बड़ दे रखे हैं इसमें। ऑप्शन गड़बड़ कैसे दे रखे हैं, देखना जरा। ऑप्शन गड़बड़ कैसे दे रखे हैं भाई, एक पहला ऑप्शन दे रखा है 4/3, प्लस का तो कोई मतलब ही नहीं है इसमें, है ना। तो पे और बी को तो हटा ही दो आप, बचा कौन सा, सी और डी। और सी और डी में क्या क्या आंसर आ रहा है, देखना जरा, इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो कौन सा आंसर परफेक्ट बैठ रहा है हमारा, देखना जरा। अच्छा, इसमें गड़बड़ी हो गई भाई। देखो, अगर इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे तो क्या फॉर्मूला ओपन करेंगे, बताना जरा। WNG का भाई ऊपर वाला पहले आएगा, ANW, और यहां पर ANG। ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। पता नहीं मुझसे भी कैसे गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। WNG जो पहले लिखा रहता है वो ऊपर आता है, तो ANW बोलो कितना है, ANW अगर मैं बोलूं आपसे तो 4/3, और ANG कितना है, 3/2। इसको अगर आप करेंगे तो 4/3, और 3/2 जब ऊपर जाएगा तो 2 कितना हो जाएगा, 3 बन जाएगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात समझ में, है ना। तो कितना बन जाएगा ऐसे, देखो जरा, अगर मैं बोलूं आपसे कितना बनेगा, बोलो। ये वैल्यू इसकी यहां से निकल कर आ जाएगी। क्लियर है इतनी बात, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो बताएं जल्दी जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं इसके बाद, चले भाई जल्दी जरा। इतना क्लियर हो गया? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 26 आपका क्लियर हो गया, उसके बाद 27 पर चलते हैं। देखें जल्दी से जरा, कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको और कंप्लीट कर लेते हैं। 27 पर क्या बोला गया, सीधा सीधा क्वेश्चन आपके सामने है, देखना भाई जरा। क्या बोला गया 27 में, यदि कोई वस्तु एक उत्तल दर्पण के सामने 2f पर रखी हुई है, उत्तल लेंस के सामने की बात कर रहे हैं, फिर दोबारा ध्यान रखना। यदि कोई वस्तु एक उत्तल लेंस के सामने 2f पर रखी हुई है तो लेंस के उसके प्रतिबिंब की दूरी, अब एक बात और अथवा करके दे रखी है 2016 में जो पूछा गया, एक वस्तु उत्तल लेंस के सामने 2f दूरी पर है, उसका प्रतिबिंब बताइए। 2f पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 2f पर ही बनता है। ठीक है बच्चा, ये हम लोग जानते हैं। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात समझ में? 28 पर आ जाते हैं। देखें जरा, किसी वस्तु का आभासी सीधा बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने, अब देखो उत्तल लेंस के 6 पार्ट होते हैं, जबकि अवतल दर्पण के भी 6 पार्ट होते हैं। लेकिन यहां पर एंड में क्वेश्चन में खोल दिया गया कि उत्तल लेंस की बात करनी है भैया जी आपको, और बोला गया है उत्तल लेंस के सामने रखते हैं। तो उत्तल लेंस के सामने किस जगह पर वस्तु को रखना पड़ेगा, तो याद रखना लेंस के मुख्य अक्ष पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फोकस दूरी के दुगने पर तो 2f का 2f पर ही बनेगा, अनंत का फोकस पर बनेगा, जबकि आपको बनाना है आभासी सीधा और बड़ा, बनता है नंबर 4 डी आपका बच जाता है, प्रकाशित केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। आ रही बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। देखें क्या बोला गया है,
देखिए जरा क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 29 में, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। समझ में आ रही है बात? ये क्वेश्चन अभी आया भी था बीच में कि प्रतिबिंब का कैसा बना है, सीधा और आवर्धित, ठीक है ना, प्रतिबिंब बना सके, तो उसका आंसर अवतल दर्पण हो जाता है। अवतल दर्पण क्लियर हो जाता है। समझ में आ गई बात? लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, एफ बराबर कितना है, त्रिज्या आर बराबर 20 सेंटीमीटर है, और पूछा गया कि इसकी फोकस दूरी बताइए, और हमको पता है बराबर r/2 होता है, 2 से 10 कट गया तो f बराबर कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया। क्या आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर है जी? इतनी बात समझ में आ गई? तो बेटा जी ये सीरीज आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है परावर्तन के लिए। नेक्स्ट इसका मैं क्लास में जो हम आएंगे लेक्चर नंबर 2 में, और भी बहुत सारे अच्छे चैप्टर्स के ऊपर मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, लेकर के आता रहूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है? तो मेरी आपसे उम्मीद ये है और मैं आपसे विनती करता हूं कि जैसे कि अब 10th का मैंने यहाँ पर सिनेरियो स्टार्ट किया है, तो बेटा जी जितने भी बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें, ग्रुप को ज्वाइन कर लें। बहुत सारी जानकारी आपको ग्रुप पर मैं समय समय पर देता रहता हूं, ठीक है? समझ में आ गई बात या नहीं? और यहाँ पर एक बात और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, कक्षा 10 के जितने भी बच्चे हैं, डरे हैं, सहमे हैं, चिंता मत करें, बिल्कुल भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जिन बच्चों ने कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है सब कुछ छोड़ दो, बस जो टॉपिक में क्वेश्चन लेकर के आने वाला हूं उस टॉपिक को आप एक बार घर से पढ़ करके जरूर आएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर लाइट स्टार्ट किया है, अब इससे अगला कौन सा आएगा, मानव नेत्र वाला आएगा, फिर उससे अगला कौन सा आएगा, जो भी उसके अंदर प्रक्रिया होगी, फिर इसके बाद में मैग्नेट, पहले पूरा फिजिक्स कराऊंगा आपको, और 3 से 4 वीडियोस में मैं इसके जितने भी है सब कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद आप सजेस्ट जरूर करें ग्रुप के अंदर आपको किस किस चीज के ऊपर वीडियो चाहिए। जैसे कक्षा 10 के कुछ विद्यार्थी, ये तो मैं एमसीक्यू करा ही दूंगा आपको, 7, 8, 10, 15 वीडियो जितनी बनेगी। इससे अलग अगर आपको कोई टॉपिक है कि हमको ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, जैसे कि मानव हृदय हो गया बायोलॉजी के अंदर, या और भी बहुत सारे टॉपिक हो गए, केमिस्ट्री के अंदर हो गया, अम्ल क्षार लवण हो गए, और आपके पास रासायनिक अभिक्रियाएं हो गई हैं, केमिस्ट्री के अंदर विद्युत मोटर हो गया है, तो ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट हैं। आप कमेंट जरूर कर दें आपको क्या समझ रहा है, या ग्रुप में मुझसे बात करें, सीधा मुझसे जुड़े 9634519461 पर। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।